हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने उसमें सीखा था कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और अलग अलग केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसी में हमने डायपोल को भी पढ़ा था और डायपोल को भी समझा था। डायपोल के अंदर एक्सियल पोजीशन क्या होती है, इक्वेटोरियल की पोजीशन क्या होती है और टॉर्क कैसे करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक सरफेस रखी हुई है, उस इलेक्ट्रिक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर हो रही हैं, ठीक है, और वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हमने कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है। इसका मतलब कहने का तरीका है कि उस सरफेस से कुल कितना फील्ड पास हो रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट लगा है यहाँ पे, ध्यान देना, ई डॉट ए। और इसको आपको पता है कि जब ये डॉट होता है प्रोडक्ट, इसको खोलते हैं, अगर कहीं पर ए डॉट भी है तो वेक्टर है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका मॉड ऑफ ए लिखते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, ए एंड बी के बीच का। ठीक है, तो ऐसे हम दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक, तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए लिखा है। डी फाई क्या है, किसी सरफेस डी ए से, छोटी सरफेस डी ए, उससे निकलने वाला फ्लक्स से डी फाई है। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। यहाँ पे क्या, इसको जब करेंगे ओपन तो बनेगा ई मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए और कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डी ए। इसको देखते हैं फिगर बना करके देखते हैं। ये कोई सरफेस है, ठीक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे जा रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई की तरफ हो गई। इस एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो एरिया होगा उसको मैं जरा अलग कलर से दिखाई देता हूँ, ग्रीन, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जो यहाँ पे एरिया है, एरिया की डायरेक्शन वो भी परपेंडिकुलर ऐसे होगी। तो ये एरिया है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि अगर हमें ई डॉट डी ए निकालना है, तो वो निकल के उस बीच में जो एंगल बनेगा ई डी ए कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या बनेगा, 0। लेकिन हमेशा एंगल ऐसा हो ज़रूरी नहीं है, क्या पता ये सरफेस ऐसी रखी हो, इस टाइप की सरफेस रखी हो। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा हो, आई की तरफ है, और जो सरफेस है उस सरफेस की डायरेक्शन थोड़ा बाहर को ऐसे करके है। ठीक है, ये एरिया इस तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आई की तरफ है। ठीक है, तो इनके बीच कुछ तो एंगल बनेगा, ये लाइन इस तरफ है, इलेक्ट्रिक, इसका एरिया इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई की तरफ है, तो इनके बीच एंगल थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस एरिया और इसके बीच में क्या एंगल है, उस पर भी फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग
थ्रू अ सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस रखी हुई है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने पढ़ लिया फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब बारी है यूनिट पढ़ने की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो क्या होती है यूनिट? तो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। कहाँ से आएगा? देखो, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और एरिया मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? तो न्यूटन पर कूलाम ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई। अच्छा, वोल्ट पर मीटर ये कहाँ से आई? वोल्ट मीटर इंटू मीटर कहाँ से आया? हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक यूनिट होती थी वोल्ट पर मीटर, और इसमें एरिया क्या बनेगा? मीटर का स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट कलर के आई, यूनिट कलर करके आई वोल्ट मीटर। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ये यूनिट कहाँ से निकल के आई। ये दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको कोई भी इसमें से एक यूनिट दे देगा और एमसीक्यू में पूछ लेगा कि बताओ ये किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, या फिर पेपर में सीधे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। उसमें भी आपको ये दोनों ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि ए ऑप्शन में ये दे देगा, बी ऑप्शन में ये दे देगा, और एक ऑप्शन होगा ए एंड बी बोथ और नॉन ऑफ देम। ठीक है, तो आपको वो उसमें आंसर टिक मार देना है। अगर इनमें से कोई एक सिंगल ऑप्शन दिया तो उसमें टिक मार दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू यहीं से निकल के यहीं से बनेंगे। ठीक, फिर डायमेंशन, फ्लक्स की डायमेंशन क्या होती है? तो आप इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको डायमेंशन निकालना आता होगा, तो आप सीख लेंगे, इसको आप देख लेना। डायमेंशन हो जाएगी ये। ठीक है, कुछ नहीं, आसान है। डब्ल्यू पॉइंट की बोल्ट की हम डायमेंशन लिखेंगे और मीटर की डायमेंशन कर देंगे। कहीं से भी निकालो, दोनों केस में निकालना आसान है, दोनों में से किसी से भी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बारी है इसका नेचर क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसका देखो ना, फॉर्मूला होता है इसका डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये वेक्टर, दूसरा वेक्टर, इन दोनों क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है। ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। तो जब भी स्केलर प्रोडक्ट हम लेंगे दो वेक्टर का, तो उसका जो आंसर निकल के आता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब डी फाई क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर है, इसके पास क्या होगा? सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड वो हम पहले ही कर चुके हैं कैलकुलेट, डी फाई ई डॉट डी ए। इस फॉर्मूले से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट, डायमेंशन, नेचर, स्केलर होती है। ठीक है, तो इतना आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, गॉस थ्योरम कहती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो, हमने गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों पढ़ा? क्योंकि गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बात करती है। लिखा है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि गॉस थ्योरम हमेशा क्लोज सरफेस पे लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम। किसका? टाइम्स द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसको समझते हैं। गॉस थ्योरम कहती है कि कोई क्लोज सरफेस है, ये कोई क्लोज सरफेस है। अच्छा, मैंने सर्कल लिया है, ये कोई भी रैंडम शेप हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कोई भी शेप, ये कोई, लेकिन ये 3D फिगर होगा, 3D में क्लोज सरफेस होगी। क्लोज सरफेस समझ रहे हो? मतलब कि ये गुब्बारा हो गया, बैलून, या फिर कोई भी क्लोज सरफेस आप समझ लो, फिर आप समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कोई भी क्लोज सरफेस है रैंडम शेप में, इसके अंदर कोई चार्ज क्यों रखा हुआ है, जिसको हम बोलें क्यू इनक्लोज्ड। ऐसे इसके अंदर भी कोई चार्ज रखा हुआ है। तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, जो भी फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकलेगा, जो भी फ्लक्स इस सरफेस से बाहर निकलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू हमेशा निकल करके आएगी क्यू, जो चार्ज इसके अंदर बंद है, उसका एप्सिलॉन टाइम, 1/एप्सिलॉन टाइम। ठीक है, ऐसा होना है, 1/एप्सिलॉन आगे आ जाएगा, और क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज्ड का 1/एप्सिलॉन टाइम होता है कौन? फ्लक्स।
ये कौन बता रहा है? गॉस थ्योरम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? क्लोज सरफेस जिसके अंदर कोई चार्ज क्यों बन रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन मिली हमको? फ्लक्स की। तो गॉस थ्योरम के हिसाब से किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज बनते हैं उस क्यू का 1/एप्सिलॉन टाइम होता है। इसको बोलते हैं हम गॉस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, अब गॉस थ्योरम हमने जस्ट पहले थोड़ी पहले पढ़ा कि जो गॉस थ्योरम है ये हमेशा किसी क्लोज सरफेस पे लगती है। इसके लिए हमें हमेशा एक क्लोज सरफेस चाहिए, लेकिन हमारे पास हमेशा क्लोज सरफेस हो और चार्ज दिया हो और उसके बाहर क्लोज सरफेस हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम वहाँ पर एक इमेजनरी सरफेस को एज्यूम करके गॉस थ्योरम को यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन गॉस थ्योरम को लगाने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए। अगर कहीं पर क्लोज सरफेस नहीं है तो वहाँ पर हम एक इमेजनरी क्लोज सरफेस बनाएंगे। उस इमेजनरी क्लोज सरफेस को बोलेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस है जो हमने इमेजनरी अपने मन से बनाई है। ऐसी क्लोज सरफेस है। और सीधी सी बात है, क्लोज सरफेस तो 3D स्पेस में होगी, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा इसकी हेल्प से। क्योंकि हमें पता है गॉस थ्योरम जो है वो हमें फाई को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, गॉस थ्योरम। तो और लेकिन गॉस थ्योरम को लगाने के लिए एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए, लेकिन हमेशा क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज बन तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस जहाँ पे क्लोज सरफेस नहीं है लेकिन चार्ज है तो हम उसको एक इमेजनरी क्लोज सरफेस के अंदर बंद करेंगे और उसकी हेल्प से हम फाई करेंगे कैलकुलेट। ठीक है। अच्छा, क्या कोई भी रैंडम शेप को हम गॉसियन सरफेस बोल देंगे? नहीं, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि हम गॉस थ्योरम को अप्लाई कर पाएँ। ठीक है। गॉस थ्योरम को सही तरीके से अप्लाई कर पाएँ, हमेशा हम क्लोज सरफेस पे हमेशा गॉस थ्योरम यूज करके हम अपने काम की चीज़ नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी आप लोग बाद में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम वैसे बताती तो फ्लक्स के बारे में Q/ε0, लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E.dA। तो बाद में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे कैलकुलेट। बाद में हम गॉस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होंगी। वो कंडीशन को इस गॉसियन सरफेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? सबसे पहले बात, पेपर में पूछ सकते हैं गॉसियन सरफेस किसे बोलते हैं और इसकी प्रॉपर्टी लिखिए। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है इट शुड बी क्लोज। सीधी सी बात है, अगर सरफेस क्लोज नहीं होगी तो गॉस लॉ को हम यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ये गॉसियन सरफेस, देखो अभी हमने क्या बोला कि हम जो गॉस लॉ है, यहाँ देखते हैं, हम जो गॉस लॉ है हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं कैलकुलेट? फाई थ्योरम के हिसाब से Φ=Q/ε0। लेकिन फाई इक्वल टू क्या होता है? E.dA। अगर मैं उसको d5 बोल दूँ तो अभी सिंपल रखते हैं, तो Φ=E.dA = Q/ε0। तो इसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कर सकते हैं कैलकुलेट। अभी आप लोग आगे देखेंगे कि हम करेंगे कुछ 3-4 केस आएंगे, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को करेंगे कैलकुलेट गॉस थ्योरम की हेल्प से। लेकिन गॉस थ्योरम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है हर केस में। ठीक है। कुछ स्पेशल कंडीशन में हम गॉस लॉ को यूज़ करके ही निकाल सकते हैं। ठीक। अब जैसे हमको एक एग्जांपल दिया, जैसे वायर है, आपका पहला सवाल होगा उसमें कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इस वायर की वजह से r डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड करना है कैलकुलेट। और ये वायर क्या है? इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है। अब यहाँ पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड करना है कैलकुलेट, तो हम इसके अराउंड बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस जो सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ठीक है। अगर सिमेट्री नहीं होगी तो फिर जब हम इसका बाद में ये d5 की वैल्यू होगी क्योंकि इसमें d लगा हुआ है, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के लिए हमको ये एंगल हमेशा सेम चाहिए। और अगर ये सिमेट्रिकल सरफेस नहीं बनेगी तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम रिवीजन के पर्पज से देख रहे हैं तो इसको ज़रा
ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं। ठीक, तो क्या है कि जो गॉसियन सरफेस होगी वो इस पॉइंट से होके जानी चाहिए। जब हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहली बात गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और दूसरी बात जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है हमको करना है कैलकुलेट गॉस लॉ की हेल्प से, तो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से होकर के जानी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉस सरफेस बनाएंगे। ये सिलेंड्रिकल तो है लेकिन इस वायर के अराउंड सिमेट्रिकल है। ठीक है, और दूसरा उस पॉइंट से होके जा रही है जिस पॉइंट पे हमें फील्ड करना है कैलकुलेट। ठीक, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोग पढ़ रहे थे गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, इट शुड बी क्लोज सरफेस मस्ट पास थ्रू द पॉइंट वेयर फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, थर्ड केस, मस्ट हैव सेफ अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री। अभी तो बोला ये सिमेट्री अगर नहीं होगी, क्योंकि जब देखो हम डी फाई निकालते हैं ना, डी फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। ये छोटा सा फ्लक्स होगा छोटे से डी ए एरिया से, लेकिन पूरी सरफेस एरिया को इनका फ्लक्स निकालने के लिए वो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पर बनेगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगी तो ये थीटा चेंज होगा। ठीक है, अगर सरफेस सिमेट्रिकल नहीं होगी तो ये थीटा चेंज होते रहेगा, ई और डी के बीच का थीटा चेंज होता रहेगा। अगर थीटा चेंज होगा तो फिर ये बाहर नहीं आ पाएगा ना, हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे थीटा, क्योंकि फिर हर अलग अलग एरिया एलिमेंट के लिए थीटा अलग अलग होगा, तो ऐसे लिखना मुश्किल हो जाएगा। और फिर ये ई को हम बाहर नहीं ले पाएंगे, अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो ई इस इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक, और हर पॉइंट पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अलग अलग होगी, तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो जो ये गॉसियन सरफेस होगी इसको तुम्हें सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, सो दैट फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस एट ईच पॉइंट एंड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा, तो फिर हम गॉस लॉ लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फॉर सिस्टम ऑफ डिस्क्रीट चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज हैं, इट शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज, ये किसी चार्ज से पास नहीं होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। आपने अपनी बुक में पक्का ऐसे सवाल देखे होंगे, इस टाइप के सवाल आपने देखे होंगे अपनी बुक में, जिनमें जैसे आपको एक क्यूब दे दिया होगा, एक क्यूब दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि आपको निकालना है इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स जब चार्ज रखा है इस कोने पर। अगर चार्ज इस कोने पर है, आप बोलेंगे कि ये तो क्लोज सरफेस है, इसमें हम सीधे गॉस लॉ लगा देंगे, लेकिन ये चार्ज इस सरफेस को टच कर रहा है ना, सरफेस को टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब तो जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी गॉसियन सरफेस की, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम यहाँ पर गॉस लॉ को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जो चार्ज को टच ना करे। तो यहाँ पर फिर आपने कहा कि हम इसको अलग अलग क्यूब बना करके इसको अंदर बंद कर देंगे, सेंटर पर डाल देंगे। तो इसको बनाने के लिए देखो इसके ऊपर एक हमें एक रखना पड़ेगा क्यूब, जो ऐसा कुछ बनेगा बाहर की तरफ। ठीक है, एक क्यूब पीछे जाएगा, एक क्यूब इस तरफ आएगा, ऐसे करके ऊपर 4 क्यूब आएंगे, 4 क्यूब, एक क्यूब यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 क्यूब नीचे होंगे, तो टोटल 8 क्यूब होंगे। 8 क्यूब के बीच में ही रखा होगा। ठीक है, सेंटर पे इसको पैक करेंगे और फिर वहाँ से आंसर निकालेंगे फ्लक्स को करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, इस टाइप के सवालों को हम बाद में अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हमने गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ने के बाद हमने सीखा कि गॉस लॉ को लगाने के लिए एक क्लोज सरफेस होनी चाहिए जिसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको गॉसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा शायद, इसके बाद हाँ ये आखिरी टॉपिक है। ठीक है, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर हम लंबे लंबे डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट में करेंगे रिवीजन कि कौन से केस में क्या फॉर्मूला निकल कर क्या आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने गॉस लॉ पढ़ा, गॉस लॉ पढ़ने के बाद हमने पढ़ा गॉसियन सरफेस क्या होती है, गॉसियन सरफेस के बाद हमने गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गॉस लॉ किस काम आता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मैंने आपसे कहा था फाई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई इक्वल टू होता है ई डॉट
dA। और अगर ये किसी क्लोज सरफेस के से हमें फ्लक्स निकालना है तो ये Q इक्वल टू 1/ε टाइम होगा गॉस थ्योरम के हिसाब से। ठीक, अब अगर मुझे डी फाई यहाँ से मुझे फाई क्यू पता है, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कर सकता हूँ कैलकुलेट। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हम गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही हमको पढ़ना है। इसमें हमको 3 केस पढ़ने हैं। सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक स्ट्रेट वायर है जो कितनी लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है। अच्छा, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका मतलब वायर बहुत लंबा होगा, उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी। अगर फिक्स लेंथ नहीं है तो उस पर हम फिक्स चार्ज को नहीं कर पाएंगे ना कैलकुलेट, तो हम फिर आगे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हमको जरूरत पड़ेगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की, यानी कि लैम्डा की। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, इसका फॉर्मूला, इसकी डायमेंशन, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। और ये लॉन्ग आंसर में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी की हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें, क्योंकि वायर क्या इनफाइनाइट लेंथ का है ना, वायर तो कितनी भी लेंथ का हो सकता है। तो फिक्स लेंथ नहीं है तो फिक्स चार्ज कहाँ पे होगा, तो हमको चार्ज पर यूनिट लेंथ का पता होना चाहिए ना। ठीक, तो यहाँ पर हमको लेमडा की जरूरत पड़ेगी। लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसकी डेफिनेशन है, फॉर्मूला, तो लेमडा इक्वल टू Q/L। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेट वायर में फिर ये आंसर निकल के आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल करके आता है स्ट्रेट वायर के केस में, E इक्वल टू 1/4πε0 2 λ/r निकल के आता है। कैसे, हल्का सा जल्दी जल्दी की क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेट एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इस पर चार्ज फैला हुआ है, पूरी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इसके पूरी लेंथ पे हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा जनरेट, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे निकालना है। अच्छा, हम लगाने वाले हैं गॉस लॉ, हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन, हम पढ़ रहे हैं गॉस लॉ का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम कहाँ पे लगती है, किसी क्लोज सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस है नहीं है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, वो जो हमने उसकी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उनको फॉलो करते हुए। तो वो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होनी चाहिए। तो हमें इस पॉइंट पे निकालना था, तो गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से होकर के जाएगी। अच्छा, गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड। तो यहाँ पर एक लेंथ है, तो हम वायर की लेंथ दे रखी है, तो हम इसके बाद सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर बना करके। ठीक है, मान लो कि इस जो पॉइंट है यहाँ पे निकालना है, तो मैं इसकी डिस्टेंस डी है, यहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब हम लगाएंगे कूलाम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स डी होगा, वो होता है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन टाइम। अभी डी फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस से बाहर निकल रहा है। अच्छा, इस वायर में चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा होगा, हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ऐसे यहाँ पे हमेशा इस तरफ होगा, तो ऐसे हर जगह पे क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा नहीं, बताओ, होगा ना इस टाइप का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। यहाँ पे कितनी सरफेस बनेंगी, ये पहली सरफेस है, ये सरफेस फर्स्ट सरफेस है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो ये जो सरफेस है, इसका एरिया कहाँ, एरिया आई की तरफ होगा। ऐसे ये जो सरफेस है, इसका एरिया हमेशा आई की तरफ होगा। एक एक कर्व सरफेस बनेगी, इसका एरिया हमेशा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर खींच देना। अगर यहाँ पे खींचोगे तो ऊपर बाहर की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे खींचोगे तो परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, क्योंकि कर्व सरफेस है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 सरफेस है। इस पहली सरफेस का नाम है DS1, सेकेंड सरफेस का नाम है DS2, और जो थर्ड सरफेस है इसका नाम है DS3। तो इन तीनों सरफेस से कुछ फ्लक्स बाहर निकल के आ रहा होगा, निकल रहा होगा ना, तीनों सरफेस से कुछ ना कुछ फ्लक्स बाहर आ रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स बनेगा कितना बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा टोटल फ्लक्स, वो बनेगा
डी फाई इक्वल टू डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री, मतलब इन तीनों सरफेस से इससे 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 जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा उनका सम। ठीक है, अब डी फाई वन क्या बनेगा, ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू प्लस ई डॉट डी ए थ्री। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स का होता है फॉर्मूला ये, जहाँ कहीं पर भी डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो ई डी ए वन कॉस थीटा ई डी ए टू कॉस थीटा ई डी ए थ्री कॉस थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा से परपेंडिकुलर है इस वायर के, और ये एरिया इस तरफ जा रहा है, ये एरिया जो डी ए वन एरिया है वो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इसके परपेंडिकुलर है, एंगल बनेगा 90। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 90 है। सेम ऐसे ही डी एस थ्री के लिए भी एंगल क्या होगा ना, यहाँ पर थीटा 90 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा ना ऐसे, और एरिया इस तरफ है, तो ये 90 एंगल तो बनेगा। सेम भी अलग केस है, तो ये भी थीटा 90 बन जाएगा। जबकि इस वाले में देखो ये भी एरिया बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही बाहर की तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों उसमें, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो देखो कॉस थीटा कॉस 90 0, तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा सिर्फ ई डी ए टू। तो हमारा जो टोटल टी फाई निकल करके आया वो लास्ट में बचा ई डी ए टू, और ये किसके बराबर कॉस लॉस है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन टाइम। अब ये डी ए कितना होगा, ये सिलेंडर का जो सिलेंडर होता है ना उसके सिर्फ कर्व सरफेस है, इन दो का एरिया नहीं लेना, सिर्फ कर्व का लेना है। कर्व का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, आर क्या है इसकी रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितनी है, हमारा जो गॉसियन सरफेस थी वो जिस पॉइंट ऑफ फील्ड निकालना है उससे होकर जा रही थी, इसकी वैल्यू हमने डी ली थी, तो यहाँ पे रेडियस डी के बराबर होगी। तो इसका एरिया बनेगा ई इक्वल टू 2 पाई डी एल क्या है पूरे वायर की लेंथ, वो तो अब हमने इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था ना, तो यहाँ पे हमने सिंपल डी लिख दिया है अभी। इसके अंदर चार्ज बनूंगा क्यू इंटू एप्सिलॉन टाइम। अच्छा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो हमें क्यू की वैल्यू कैसे पता, तो हमें लेमडा दिया था ना स्टार्टिंग में, तो क्यू इक्वल टू क्या होता है लेमडा, अच्छा लेमडा इक्वल टू क्यू अपन एल होता है, तो क्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा लेमडा इंटू एल, तो लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन टाइम, तो ई 2 पाई डी एल, ये डी डिस्टेंस वाला डी है, हाँ इसको डिफरेंसेस वाला डी में समझ लेना। यहाँ पे एल से एल कटेगा तो सिंपल ई निकल करके आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन टाइम लेमडा एप्सिलॉन लेमडा डी, ऐसा बन जाएगा। देखना ये वाला डी हम इधर आ जाएगा और एप्सिलॉन वहाँ चले जाएगा। हमको 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता, हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की 9, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 2 लेमडा अपॉन डी। तो ये आंसर निकल कर आता है। बहुत टाइम लग गया इसकी डेरिवेशन में, लेकिन समझ में आया होगा। ठीक, तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम 2 लेमडा अपॉन आर। हम इसको काट के 2 कर सकते हैं, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता है ना, इसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर 2 कर दो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सेकेंड केस हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक प्लेन शीट है चार्ज की और ये इनफाइनाइट एरिया की है, तो इस पर कुछ चार्ज फैला है, सरफेस पे फैला हुआ है। अब ये इनफाइनाइट एरिया की है, तो इस पर हम चार्ज को नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्योंकि इनफाइनाइट एरिया में तो चार्ज इनफाइनाइट ही होगा। तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी 2D फिगर है ना, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये हमको दिया होगा। इससे हमको डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करेंगे, फिर से हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, तो आप क्यूब भी ले सकते हैं यहाँ पर और एक वो भी ले सकते हैं सिलेंडर भी, तो सिमेट्रिकल होगा तो पीछे से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से जो एरिया वेक्टर का इस तरफ होगा,
इस साइड के एरिया के लिए, और इस साइड के अगर हम इस पॉइंट पे जब चेक करेंगे तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है, एरिया की डायरेक्शन। और जो कर्व सरफेस है उसका एरिया बाहर की तरफ होगा, तो इसको बोलेंगे A1 A2 A3, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बनेगा परपेंडिकुलर ऐसे करके, ठीक है। तो जब हम ये सब कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल करके आता है वो इस केस में निकल करके आता है E = σ/2ε0। एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में क्या कहीं पर आ रहा है, नहीं आया। इसका मतलब अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है, अगर जो प्लेन शीट है वो इनफाइनाइट है, तो उसकी वजह से वो आर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। आर की कोई भी वैल्यू हो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम ही निकल करके आएगी। सिग्मा हमें पता होगा, सिग्मा हमको सवाल में दिया होगा ना कि प्लेन शीट के लिए सिग्मा कितना है, और एप्सिलॉन कांस्टेंट है, हमें इसकी वैल्यू पता होती है, 2 बिग नंबर है, तो हमेशा आंसर सेम निकल करके आएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला केस समझ में आएगा। इसका हम डेरिवेशन डिटेल में नहीं देखा है, उसके लिए हम बाद में कभी टाइम मिलेगा तो एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन हाल फिलहाल अभी हम देख रहे हैं रिवीजन के हिसाब से, तो इतना काफ़ी है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। सिग्मा क्या है ये आपको पता होगा, ये हमने पहले पढ़ रखा है। थर्ड केस, लास्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है कुछ सरफेस पे, सेल है तो ये अंदर से खोखला है। अब इसमें पूछेंगे कि इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो स्फेरिकल सेल है इसकी रेडियस है r। अब यहाँ पर 3 केस बनते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस r पर कितना बनेगा। इसके अंदर के लिए r हमेशा क्या होगा, r से छोटा ही तो होगा, रेडियस से छोटे r की वैल्यू होगी तभी तो इसके अंदर आएगा। या फिर पूछ सकते हैं कि इसके जस्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उस केस में r इक्वल टू क्या बन जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। और या फिर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, या पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर किसी पॉइंट पर कितना बनेगा, तो उस केस में r जो होगा वो r से, इस वाले r से बड़ा होगा। तो ये 3 केस बनेंगे, इन तीनों केस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जब अंतर पूछेंगे किसी पॉइंट पे तो हम फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस की कंडीशन क्या है कि वो उस पॉइंट से होकर जानी चाहिए जहाँ पर फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर से होकर के जाएगी। फिर हम जब फ्लक्स निकालेंगे फाई इक्वल टू E.ds इक्वल टू Q/ε0। क्यू क्या होता है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सारा चार्ज तो इसके, इस जो बड़ा स्फीयर है इसके बाहर है, इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो Q इंक्लूड 0 हो गया, Q इंक्लूड 0 होने से फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, फाई की वैल्यू 0 होने से E भी 0 निकल करके आएगा। यानी कि इस वाले केस में हमको दिया होगा, हमारा जो आंसर निकल करके आएगा, जब भी R की वैल्यू इसकी रेडियस से कम है तो अंदर, यानी कि अंदर है, सेल के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको ये क्या है, एक 3D फिगर है। जैसे जो फर्स्ट केस हमने गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ा था, स्ट्रेट वायर, वो 1 डायमेंशनल केस था। फिर हमने पढ़ा प्लेन शीट, वो 2D का केस था। और ये क्या है, स्फेरिकल सेल, ये 3D का केस है। तो यहाँ पर आएगा रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये देख लेना, पढ़ा रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आर जो होगा वो जो याला आर की वैल्यू अगर कैपिटल आर से छोटी होगी, यानी कि स्फेरिकल सेल की रेडियस से छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनेगा। अच्छा, अगर सरफेस पर आ जाएँ तो जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो सरफेस पे बनेगी, और उसके अंदर सरफेस पे तो चार्ज क्यू है ना, तो इसका आंसर क्या निकल गया है, 1/4πε/Q/R, क्योंकि अब जो आर की वैल्यू है वो आर के बराबर है, तो ये हो जाएगा इतना। पूछेंगे आउटसाइड सेल में हमारा आंसर ये निकल करके आता है। क्यों, आउटसाइड सेल में जब हम, ये है स्फेरिकल सेल जिस पे पूरा चार्ज सरफेस फैला हुआ है, हमसे पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना फील्ड बनेगा। जब इस पॉइंट पे पूछेंगे तो हम बनाएंगे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसे देख लेते हैं, जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट से होकर जानी चाहिए जहाँ पे फील्ड निकालना है। ये सिमेट्रिकल नहीं बना है, लेकिन ये सिमेट्रिकल सरफेस होगी। तो इस पे जब लगाएंगे गॉस लॉ, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/ε। ये क्यू क्या है, इस सरफेस के अंदर बंद है, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज इस स्फेरिकल सेल पे था वो पूरा चार्ज इसके अंदर बंद है, तो यहाँ पर क्यू की 0 नहीं होगी, क्यू 0 नहीं होगा, ε0 भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी। फाई इक्वल टू होता है E.da। यहाँ पे जो एरिया होगा वो वो जो एरिया होगा वो इस स्फीयर का एरिया होगा, जो होता है 4πr²।
इस एरिया का इस स्फीयर का एरिया होगा, और ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर। तो आर के ये जो एरिया होगा इस 4πr² इसका एरिया होगा, और यहाँ से 4πr² अपॉन में जाएगा, तो आंसर निकल करके आएगा 1/4πε0 Q/r²। ये सेम वैसा है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सेम फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, और वही फॉर्मूला यहाँ पर भी निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पर R बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लगभग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ जो आपकी बुक में दिया है। हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छोड़े हैं जो डिटेल में नहीं गए, हम इसलिए छोड़े हैं क्योंकि हमको करना था रिवीजन। देखो रिवीजन करने में बहुत टाइम लग गया, डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बहुत सारी बनेगी। अगर हम सिंपल प्ले लिस्ट बनाएं तो उसमें बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। अभी सिर्फ रिवीजन, इतना टाइम भी नहीं है कि हम इतना सब कुछ देख पाएँ, तो इसलिए अब ये इतना ही हमको हमारे लिए काफ़ी है। हमको इतना ही रिवाइज करना है, जब पेपर से जस्ट पहले आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद आपका अच्छे से हो जाएगा रिवीजन, फिर आप अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा, और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।